Welcome back, my fantastic folks. This is Harshi, your civics educator. Today we are starting chapter number 3, State Government, and the topics you will learn in this chapter: powers of the state government, the state legislature, and the state executive. Let us begin. The government worked at 3 levels: local level, state level, and सेंट्रल लेवल. इन लास्ट चैप्टर ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट इट कि गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है: लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर. द स्टेट गवर्नमेंट इज लाइक अ बिटवीन द पीपल एंड द सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट. और स्टेट लेवल एक ब्रिज का काम करती है किस किस के बीच में? लोगों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. कैसे करती है वो हम डिस्कस करेंगे. India is a union of state. It has 28 states and 9 union territories. There are government at 3 levels. We have government at the national level, state level and village level, or you can say local level. You have read about the government at the village level in the previous class. In this chapter we will learn about the government at the state level, its power, organization and फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसके पास पावर है, इस क्लास में हम स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे. क्लास 6 में हमने लोकल लेवल और विलेज गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. राइट. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स द कौन कौन पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में. सबसे पर्सन बड़ा होता है, मेन पर्सन इज गवर्नर. गवर्नर के अंडर में उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर आता है और उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. सो मेन पर्सन और हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर एंड हु ऑल आर रिपोर्टिंग टू हिम. एग्जीक्यूटिव टीम रिपोर्ट करती है. एग्जीक्यूटिव टीम में कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. और स्टेट लेजिस्लेटिव भी गवर्नर को रिपोर्ट करता है. स्टेट लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्या क्या उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं, कैसे उनको अप्रूवल्स लेने होते हैं. तो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं. सो पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है? द गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री इज नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है वो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है. वाइल दैट फॉर एवरी स्टेट दिस इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट. और जो स्टेट लेवल पर काम करती है उसको करेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. बोथ द गवर्नमेंट्स ऑपरेट विद द लिमिट सीट फॉर देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक देयर पॉलिसीज कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए पॉलिसीज बनाएगी? वो ऑब्वियसली स्टेट्स के लिए बनाएगी. द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट देयर कंसेंट नॉर कैन इट इंटरफेयर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट को पावर अलॉट कर दी गई है. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए वर्क करती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है. ऑब्वियसली कुछ पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट इनडायरेक्ट होल्ड करती है स्टेट को. डायरेक्ट होल्ड कोई नहीं होता है. डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के लिए वर्क करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू 3 लिस्ट. पहला यूनियन लिस्ट होती है, देन स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. 3 लिस्ट बनाई जाती है. एक यूनियन लिस्ट, जिस इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी जो टॉपिक्स होते हैं उस पर कौन काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. इस पर लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है. उसके बाद आती है सेकंड लिस्ट जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट पे वर्क करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का. और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट. इस पर दोनों काम करते हैं. स्टेट भी काम कर सकता है और स्टेट और सेंट्रल लेवल भी काम कर सकता है. द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. लाइक ये नेशनली वर्क करते हैं. तो जो नेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंट्री के इश्यूज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है जिस पर कॉल कौन लेता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये किस किस का एरिया है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया। लॉज इन दीज सब्जेक्ट्स कैन बी मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सिमिलरली स्टेट लिस्ट होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, राइट? और स्टेट पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज एटसेट्रा on which only the state can make laws. However, in times of emergency, laws on state subject can be made by the union government also, right? कर सकती है, बना सकती है, but emergency के केस में, otherwise ये state का काम है। The concurrent list includes subjects like education, forest, electricity, labor welfare etc. Both the union and the state governments are the empowered to legislate on these subjects. So concurrent list पर दोनों काम करते हैं, state government भी करती है and union government भी करती है। अब start करते हैं हम state legislature, right? So every Indian state has its own legislature. A state legislature usually consists of a governor, जो हमने अभी पढ़ा था, governor is the head of the state and one house of legislature called विधान सभा। इसको इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, राइट? हिंदी में विधान सभा बोला जाता है और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। Some states have two houses of the legislature. The upper house is called विधान परिषद और legislative council, right? And the Vidhan Sabha is the lower house. The legislature is also said to be a unicameral if it has one house and bicameral if it has two houses. The legislature of Bihar, Jammu, Kashmir, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Uttar Pradesh are bicameral. All other state legislature are unicameral. अब इसको समझते हैं। हर स्टेट में, हमने बात करी 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में क्या होता है? दो लेजिस्लेचर होना ज़रूरी है। एक हाउस तो होता ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस, राइट? लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस हर स्टेट में होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, जिसको हम विधान सभा भी बोलते हैं। इसको लोअर हाउस बोलते हैं और इसको बोला जाता है यूनिकैमरल, राइट? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एक ही हाउस है इसलिए यूनिकैमरल बोला जाएगा। जिस स्टेट में दोनों हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट, उसको बोला जाता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, राइट? उसमें क्या होता है? एक तो विधान सभा है, एक विधान परिषद है। विधान सभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस क्या है? विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस है विधान सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इन स्टेट्स में दोनों हैं। बिहार में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बाइकैमरल है लेजिस्लेटर। नेक्स्ट इज विधान सभा। विधान सभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर स्टेट में प्रेजेंट होती है। द विधान सभा इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट legislature in India. Members of Vidhan Sabha are direct representative of the people of a particular state as they are directly elected by the electorate consisting of all adult citizens of the state. So विधान सभा में जितने members होते हैं उनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, यानी कि कॉमन इलेक्शंस होते हैं, जर्नल इलेक्शंस उसको बोला जाता है। जर्नल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और स्टेट के लोग अपने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज आर नोन एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और शॉर्ट फॉर्म में इनको MLAs भी बोला जाता है,
राइट, हिंदी में इनको विधायक भी बोला जाता है। तो जो स्टेट के लिए इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस, उनको हम जो मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं स्टेट के लिए, उनको एमएलएस बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स मैक्सिमम साइज इज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मोर देन 500 members and not less than 60 members. However, it can be less than 60 by an act of parliament, like in the states of Goa, Sikkim and Mizoram. गोवा, सिक्किम और मिजोरम में 60 MLA से कम हो सकते हैं। अदरवाइज जो लिमिट डिफाइन की गई है MLAs की वो है मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, राइट। और ये क्या होते हैं MLAs, कैसे इलेक्ट होते हैं? हम जनरल इलेक्शंस में इनको वोट कास्ट करते हैं, जिनको हम स्टेट इलेक्शंस बोलते हैं, और विधानसभा के इलेक्शन बोलते हैं, या जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस बोलते हैं, राइट। और इलेक्ट करके हम इन MLAs को कहाँ भेजते हैं? स्टेट में भेजते हैं। और नंबर ऑफ MLAs कैसे डिफाइन होते हैं? जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो क्या करता है, वो कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देता है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA इलेक्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की गई है एज, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके बेसिस पर बनती है? पॉपुलेशन के बेसिस पर, राइट। टर्म, ईच विधानसभा इज फॉर्म फॉर 5 years। कितने साल के लिए वर्क करती है स्टेट गवर्नमेंट? 5 साल के लिए, राइट। आफ्टर विच ऑल सीट्स आर अप फॉर इलेक्शन। जब 5 साल का काम खत्म हो जाता है तो दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इट्स टर्म मे बी एक्सटेंडेड पास्ट 5 years और इट मे बी डिसॉल्व। अगर कुछ इमरजेंसीज आती हैं तो उसका टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है 5 साल से, और या फिर 5 साल से पहले डिसॉल्व भी की जा सकती है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट जनरली क्या होता है, ये 5 years तक के लिए वर्क करती है, और आफ्टर 5 years अगेन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है और सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास। सो नो कॉन्फिडेंस को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। आपने कभी न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, कुछ अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, तो ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, राइट, विद इन अगेंस्ट द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition। अब गवर्नमेंट कैसी हो, या तो एक रूलिंग पार्टी हो, एक सिंगल पार्टी हो जिसको मेजॉरिटी पार्टी बोलते हैं, या फिर कोalition गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, 5 साल से पहले डिसॉल्व हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग एन MLA, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? In order to become a member of legislative assembly, a person must be citizen of India, not less than 25 years of age, must be mentally sound and not hold any office or office of profit under the government of India or state गवर्नमेंट। 25 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मेंटली परफेक्ट होना चाहिए, कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उस पर्सन का कोई ऐसा ऑफिस या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी रन नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? द मेंबर्स ऑफ विधानसभा इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स अवर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, maintain order within the house and take votes on issues during the speaker's absence. This work is done by the deputy speaker. अब जितने मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं विधानसभा में, जितने MLAs हैं, जितने विधानसभा में लोग इलेक्ट हुए हैं, उन्हीं में वोटिंग कराई जाती है और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, राइट। ये हम नहीं करते हैं, जो हमने मेंबर्स को इलेक्ट किया है वो मेंबर्स हमारे बिहाफ पर स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स को इलेक्ट करते हैं। अगर डेप्यूटी स्पीकर अगर स्पीकर एब्सेंट होंगे तो उनका काम कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। और स्पीकर का वर्क क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना विधानसभा में, और अगर वोटिंग की ज़रूरत है तो वोटिंग करवाना, ये काम है स्पीकर का।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या क्या पावर्स हैं और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। सो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? द असेंबली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा काम है लॉ बनाना। किस पर लॉ बनाएंगे? जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाना। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। It remains in office so long as it enjoys the confidence of the house. House means parliament, this legislative assembly house या विधानसभा। ये कब तक रह सकते हैं? तब तक रह सकते हैं जबकि ऑपोजिशन पार्टी यानी जो ऑपोजिशन में लोग हैं वो इनसे खुश हैं, राइट। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो क्या होगा? फिर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड द सेम आर टू बी आंसर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जो पॉलिसीज जो लॉ वो बना रहे हैं, और उनको उसके आंसर्स देने ज़रूरी हैं। If they are not able to answer their questions, then they have to resign. They may demand the resignation of any one of the ministers, और अगर एक भी मिनिस्टर से रिजाइन मांगा गया और may pass the no confidence motion against the council of ministers and then ask the entire ministry to resign, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ सकता है, राइट। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास? द असेंबली एंजॉय सुप्रीम अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग द स्टेट बजट। स्टेट के बजट कौन पास करता है? सेंट्रली बजट तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, बट स्टेट के बजट्स पास करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। मनी बिल्स, परमिशन फॉर लिवाइंग टैक्सेस, स्टेट में क्या क्या टैक्सेस होंगे। फिक्सिंग सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, राइट। सो जो मेंबर्स या जो एमएलएज हैं स्टेट लेजिस्लेचर में जो काम करते हैं उनकी सैलरीज कितनी होंगी। ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब काम है लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब उसके बाद आते हैं अपर हाउस, विधान परिषद। जो हमने कुछ स्टेट्स किए थे सिर्फ उन्हीं के पास है, ये अपर हाउस होता है। तो विधान परिषद इज ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। इन 8 ऑफ इंडिया स्टेट्स, 28 states, Uttar Pradesh, Telangana, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh, the legislative council serve as the upper house of the bicameral legislature. तो यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल हमने पढ़ा, जहाँ दोनों हाउसेस होंगे उसको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। इट इज़ अ हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हम किसको इलेक्ट करते हैं? डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं विधानसभा के एमएलएज को, राइट। एमएलएज को इलेक्ट करते हैं जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, बट जो एमएलसीज जो यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम एमएलसीज बोलते हैं, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। मतलब ये जो हमने मेंबर्स इलेक्ट किए हैं विधानसभा के वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। So it is a house indirectly elected by the people. It is also permanent house because it cannot be dissolved. This is important, children. हमारा लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है 5 साल से पहले, राइट। कभी भी इमरजेंसी के केस में इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, या फिर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। उस केस में क्या होता है? जो लोअर हाउस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट। बट अपर हाउस और विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी डिसॉल्व नहीं होती है, और इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। अब क्या होता है? हर 2 साल में जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो मेंबर्स होंगे वो हर 2 साल में
क्या करते हैं, उनका रिटायरमेंट होता रहता है, उनको अलग कर दिया जाता है एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर वेकेंट सीट्स। अब दोबारा से इलेक्शंस होते हैं किसके, जो सीट वेकेंट हो जाती है उन पे दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा से नए मेंबर्स को लाया जाएगा, राइट। बट कभी भी अपर हाउस क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता, राइट। और इनको MLCs बोलते हैं। MLCs मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सर्व्स फॉर द टर्म ईयर ऑफ 6 years, राइट। सो विधानसभा और असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, बट विधान परिषद के 6 years के लिए इलेक्ट होते हैं। कॉम्पोजिशन, the size of Vidhan Parishad cannot be more than 1/3 of the members of the विधान सभा। और उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट विधानसभा है जिसमें 404 मेंबर्स हैं। विधानसभा 404 मेंबर्स, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके अंदर 404 MLAs हैं, राइट। अब बोल रहे हैं कि जो विधान परिषद, क्योंकि यूपी में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, दोनों हाउसेस हैं, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो जो विधानसभा विधान परिषद में जो लोग इलेक्ट होंगे वो उनको कौन इलेक्ट करेगा, उनको ये 404 मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। अब जो ये मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 404 मेंबर्स जो हैं उनके 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 134-135 मेंबर्स होंगे, MLCs होंगे। बट अभी यूपी में 100 MLCs के आसपास है। 1/3 is the maximum limit, right? So the size of Vidhan Parishad cannot be more than 1/3 of the member of Vidhan Sabha. The legislative assembly, lower house of the state, but its size cannot be less than 40, except in Jammu and Kashmir where there are 32 by the Act of Parliament. कोई एक एक्ट है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में 32 मेंबर्स हैं। और 1/3 of the members are elected by the members of Vidhan Sabha of the state from amongst person who are not members of assembly. अब विधानसभा के जो MLAs हैं ये उन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोग आते हैं जो विधानसभा का पार्ट नहीं होते हैं। यस, ये लोग विधानसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं होते हैं और इन पे इलेक्शन भी नहीं किया जाता। इलेक्शन से नहीं होता, ये जो MLAs होते हैं उनकी रिकमेंडेशन से मेंबर ऑफ मीन्स MLC जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। अनदर 1/3 इज इलेक्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है। गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं among persons who have excelled in the science, art, social service and other activities. इसके अलावा 1/12 by university graduates living in the state and another 1/12 by teachers or secondary school, colleges and universities. इन सेक्टर से लोगों को इलेक्ट किया जाता है। इनके लिए हम वोट कास्ट नहीं करते हैं। इन लोगों को इलेक्ट करना यानी MLCs को इलेक्ट करना किसका काम होता है, MLAs का काम होता है, गवर्नर का होता है। गवर्नर रेकमेंड करते हैं इनके लिए, स्टेट के पर्सन्स, लोकल बॉडीज इनको रेकमेंड करती है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर MLC, तो सेम एज लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट द एज लिमिट इज 30 years. सो MLAs के लिए कितनी थी, 25 years, MLC के लिए कितनी है, 30 years. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। लोअर हाउस में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद और जितने MLCs होंगे यही आपस में वोटिंग कर अपने क्या करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डिसाइड करेंगे। सो द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद इलेक्ट चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन from among themselves. The chairman is a presiding officer of the house. In the chairman's absence, the deputy chairman presides. Right? तो यही सेम वर्क होता है जैसे लोअर हाउस में होता है, सिमिलरली अपर हाउस में होगा।
वहाँ पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, सेम यहाँ पर भी होता है। सो विधानसभा में भी जो एमएलएज हैं वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एमएलसीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट करते हैं किसको, चेयरमैन को और डेप्यूटी चेयरमैन को। पावर इन फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, right? So the Vidhan Parishad is allowed only very nominal powers in the matter of exercising control over the state government. All money bills can be introduced first in Vidhan Sabha. The Vidhan Parishad can either pass the bill within 14 days from the date of the receipt of the bill or suggest changes within 14 days, but these changes may or may not be accepted by the assembly. अब बात करते हैं कि क्या रोल्स हैं किसके, विधान परिषद के और लेजिस्लेटिव काउंसिल के। सो जो भी बिल विधानसभा में पास होते हैं उनको अप्रूव करना काम होता है किसका, विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 14 डेज इनको दिए जाते हैं। कोई भी अगर बिल विधानसभा से अप्रूव होकर विधान परिषद में आता है, सो विद इन 14 डेज या तो उसको अप्रूव करना होता है या फिर उसको अमेंडमेंट के लिए या कुछ चेंजेस के लिए भेजना होता है, राइट। बट दीज चेंजेस मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय असेंबली। ज़रूरी नहीं है कि वो चेंजेस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेस्ट कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको माने, राइट, वो नहीं भी मान सकती। Even for the ordinary bill, it is the will of the legislative assembly that prevails. It may delay or suggest amendments of the ordinary bill, but finally is the legislative assembly which approves a bill. The council can, however, put questions on the ministers and initiate discussion in various issues. तो मानना ही पड़ता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो अब वो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ सजेस्ट करती है कुछ अमेंडमेंट, उनको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, सो दे आर गिविंग देयर सजेशंस, बट फाइनली अप्रूव कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस होगा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसको अप्रूव करना होगा, और अगर उन्होंने नहीं किया तो देन ऑल्सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू अप्रूव द बिल्स, राइट। सो मेन पावर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है, बट येस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक चेक रखता है, डिस्कशंस करता है, सजेशंस देता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे मेन पर्सन होता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर के बाद होते हैं चीफ मिनिस्टर, एंड उसके बाद चीफ मिनिस्टर के अंडर में होते हैं काउंसिल ऑफ ministers. They execute laws in their respective states. The structure of the state executive is very similar to the union executive. यूनियन एग्जीक्यूटिव में गवर्नर की जगह कौन आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, और सीएम्स की जगह कौन आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं मिनिस्टर्स, right? So where the PM and the council of ministers are responsible for governing the entire country. इसके अलावा in the case of state the scope extends only within the state territories. गवर्नर का क्या काम है, the governor is the head of the state. Like country का head कौन होता है, president. Similarly state का head हुआ governor. The administration of the state is carried on his name, but the actual responsibility is of the chief minister and his काउंसिल मिनिस्टर। मेन पर्सन जो होता है वो गवर्नर है, लेकिन काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। हु रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ गवर्नर। जनरली अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर वन स्टेट, बट समटाइम्स ही कैन बी द हेड ऑफ द मोर देन वन स्टेट। एक से ज़्यादा स्टेट को भी गवर्न कर सकता है। क्वालिफिकेशन, एन इंडियन सिटीजन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज और अबव। दूसरा, मेंटली और फिजिकली साउंड होने चाहिए, कोई मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, किसी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होनी चाहिए और किसी यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनको किसी मतलब दोषी करार नहीं दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर कोई ऑफेंस साबित नहीं हुआ होना चाहिए। टर्म, the governor normal term is of 5 years.
5 साल का टर्म होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए होती है। बट फिर भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करता है। ही कैन रिजाइन फॉर हिज पोस्ट अर्लियर बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो रिमूव हिम ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो एक है कि अगर वो सेल्फ रिजाइन करना चाहते हैं तो उनको रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होगा, और अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो गवर्नर ना रहे तो वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके उनसे रिजाइन ले सकते हैं। राइट, सो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, वो क्या क्या करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द विधान सभा। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस किसने अपॉइंटमेंट किया, गवर्नर ने सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया, उसके बाद उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद करेंगे, बट फाइनल अप्रूवल जो होगा वो गवर्नर का ही होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो टू देम ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पोर्टफोलियो का मतलब रोल्स देना, कौन सा मिनिस्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा, ये चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद गवर्नर उनको रोल अलॉट करते हैं। अदर टॉप लेवल ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन and members of the state public service commission are appointed by the governor. Right, so governor चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उनको पोर्टफोलियो देते हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, गवर्नर का होता है। चेयरमैन को, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब अपॉइंटमेंट्स गवर्नर करते हैं। द प्रेसिडेंट consults the governor in the appointment of judges in high court. So क्योंकि गवर्नर किसको रिपोर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं किनसे, गवर्नर से, क्योंकि हाई कोर्ट्स जो होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। राइट, लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, फिर उसके बाद अगर स्टेट की बात करते हैं तो वो हाई कोर्ट्स होती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। राइट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट अपने आप से इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके करते होंगे या खुद करते हैं, बट हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन जो प्रेसिडेंट करते हैं वो गवर्नर से डिस्कस करने के बाद ही करते हैं। राइट, एंड द गवर्नर अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। लोकल कोर्ट्स जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, उसमें जजेस का सिलेक्शन कौन करता है, वो करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस हैं और प्रेसिडेंट के अंडर में हाई कोर्ट जजेस हैं, बट वो हाई कोर्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आफ्टर डिस्कशन ऑफ गवर्नर ही होता है, स्टेट गवर्नर। Next is legislative powers. The governor inaugurates the state legislature by addressing it after the assembly election and also at the beginning of the first session every year. So जब भी न्यू गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहला एड्रेस जो होता है वो गवर्नर का होता है, और हर ईयर पर सबसे पहला एड्रेस जो होता है वो गवर्नर का होता है। The governor's address on these occasions generally outline new policies of the state government. A bill that the state legislative has passed can become a law only after the governor gives assent. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, उसको स्टेट काउंसिल के पास भेजा, स्टेट काउंसिल ने भी उसको अप्रूव कर दिया, बट वो इम्प्लीमेंट तभी होगा जब गवर्नर अप्रूव करेगा। गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही वो लॉ बन पाएगा। द गवर्नर कैन रिटर्न अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेटर इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल और फॉर रिकंसिडरेशन, यानी वो अमेंडमेंट्स के लिए चेंजेस सजेस्ट करते हैं और वो वापस भेज देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव को। हाउएवर इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर सेकेंड टाइम, द गवर्नर मस्ट असेंट टू इट। अगर दोबारा से जो बिल चेंजेस होकर आया है वो क्या होगा, गवर्नर के पास आएगा और फिर गवर्नर को उसको अप्रूव
करना पड़ेगा. द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट. अब गवर्नर को ये लगा क्योंकि सेकेंड टाइम बिल आ गया, सो एज पर पॉलिसी अगर गवर्नर के पास कोई बिल सेकेंड टाइम आता है देन द गवर्नर हैज़ टू अप्रूव इट. लेकिन उसके पास पावर है कि वो इस बिल को सिक्योर कर सकता है फॉर डिस्कशन विद प्रेसिडेंट, and then he or she can take a call. When the state legislature is not in the session and the governor consider it necessary to have a law, then the governor can promulgate ordinances. Promulgate ordinances अगर गवर्नर को ये लगता है कि जैसे अभी ब्रेक है, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट नहीं है, बट गवर्नर फील्स इट इज़ मैंडेटरी टू पास द लॉ, कोई लॉ बनाना ज़रूरी है, तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं और वो लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसको प्रोमोगेट कर देते हैं, यानी कि उसकी घोषणा कर देते हैं और इसको ऑर्डिनेंसेस बोला जाता है. द ऑर्डिनेंस इज एन ऑर्डर विच कैरीज द इफेक्ट ऑफ अ लॉ. तो क्या करते हैं गवर्नर, एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि ये लॉ है और ये इम्प्लीमेंट होना है. इट गोज आउट ऑफ द इफेक्ट इफ लेजिस्लेटर आफ्टर रिजेंबलिंग डज नॉट डिक्लेयर इट टू बी वैलिड विद इन 6 weeks. अब जब वापस से असेंबली क्या होती है, कलेक्ट होती है, असेंबल होती है, और अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ है सो दे नीड टू रिव्यू इट और विद इन 6 weeks और यू कैन से 1.5 month दिस नीड्स टू बी रिव्यूड. और अदरवाइज क्या होगा, अगर वो रिव्यू होगा यानी अगर उसको इम्प्लीमेंट होना है तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इसको आगे कंटिन्यू कराएगी, अदरवाइज क्या होगा, ये हट जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज discretionary powers. Normally the governor has to act on the aid and advise the council of minister to headed by the chief minister. However, there are situations when the governor has to act as per his own judgment and take decision of his own. So these are called the discretionary powers of the governor. The governor exercise them in following cases. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब गवर्नर को खुद ही कॉल लेनी पड़ती है, तो गवर्नर के पास डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं. अब वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स यूज़ करते हैं. सो व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन विधान सभा, द गवर्नर कैन ईदर आस्क द लीडर्स ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी or the consensus leaders of 2 or more parties, or we can say coalition party, to form the government. The governor then appoints the leader of the largest party as chief minister. तो chief minister को appoint करना governor का काम है, या तो clear mandate हो, leading party हो, majority में हो, उसमें उनके लीडर को वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं. अदरवाइज दोनों पार्टीज़ हैं, कोalition गवर्नमेंट है, तो वहाँ से वो लीडर्स को पूछते हैं कि आप किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं. फिर जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, उसमें फाइनली जो अप्रूवल है वो गवर्नर का होता है एंड ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट. व्हाट डज इट मीन? The governor can send a report to the president informing him or her that governance of the state cannot be carried out as the provision given in the constitution of India. अब अगर गवर्नर को ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट बनी है, राइट, जो गवर्नमेंट बनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो एक लेटर लिखते हैं. किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं. और वो क्या मांग करते हैं? वो मांग करते हैं कि ये हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाए. राइट. और डिसॉल्व कौन सा हाउस होगा? लोअर हाउस डिसॉल्व होगा, अपर हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होगा. मीन्स विधानसभा डिसॉल्व होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी. राइट. सो प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट सच एज अ सिचुएशन एज अराइजन फॉर एवरी स्टेट. तो क्या होता है फिर वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नर ने बोला ड्यू टू सम रीजंस कि गवर्नर को ये लगा कि इस स्टेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क नहीं कर रही है, तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं
और क्या मांगते हैं कि प्रेसिडेंट लॉ या रूल इम्प्लीमेंट हो उस स्टेट में. In reversing certain bills for the consideration of the president, the governor can, perceiving the need of do so, reserve bills introduced in either house of the state legislative, विधान सभा और विधान परिषद for the president consideration. ये पावर होती है गवर्नर के पास कि पहले तो अगर कोई बिल पास होकर आया दोनों हाउसेस से तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए दे देते हैं, बट सेकेंड टाइम जब आता है देन ही हैज़ टू अप्रूव इट. बट उनके पास एक राइट और होता है जिससे कि वो उस बिल को सिक्योर करते हैं कि वो उसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये पावर्स होती हैं. फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है? नो मनी बिल और द एनुअल बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे या काउंसिल चाहे कि कोई भी बजट पास हो जाए वो तब तक नहीं होगा जब तक वो गवर्नर अप्रूव नहीं करेंगे. जुडिशियल पावर, द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ द पीपल कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ. तो जो स्टेट का लॉ है, जो हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने अगर कोई किसी को एक्यूज्ड डिक्लेयर कर दिया है, उसको जो सज़ा मिली है, तो गवर्नर के पास ये राइट है कि वो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं. सो ही और शी कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ द पीपल कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉज. तो ये रूल और ये पावर जो है ये गवर्नर के पास होती है. चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द नेक्स्ट topic. After a general election, the party that wins the majority of seats in the Vidhan Sabha forms the state government on the governor's invitation. तो जो मेजॉरिटी में होती है पार्टी उसको गवर्नर इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए या जनरल असेंबली फॉर्म करने के लिए. इफ नो पार्टी विन्स अ क्लियर मेजॉरिटी, अ कोalition government is formed. The majority party choose one of its leader to become the chief minister of the state. The chief minister chooses some members of the Vidhan Sabha to form the state council of ministers. The chief minister and ministers chosen by him are formally appointed by the governor. Their normal term of office is 5 years. ये सब already हम discuss कर चुके हैं, so I am not repeating it again. The chief minister and council of ministers are collectively responsible for विधान सभा. सीएम और गवर्नर किसके लिए? सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए हैं? विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज हैव मेजॉरिटी इन द हाउस. तो क्लियर मैंडेट होना ज़रूरी है, मेजॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए, वरना वो कोalition गवर्नमेंट बनती है और उसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? डिस्प्यूट आ जाते हैं. इफ इट इज लूजेज इट्स मेजॉरिटी ड्यू टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू टू रूल. बट क्या होता है? और एक कंडीशन है जिसमें डिसॉल्व हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पास होता है. तो दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मे हैव बीन पास्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मिनिस्टर. हाउएवर इफ इट इज नॉट ओनली दैट मिनिस्टर बट द इंटायर काउंसिल दैट विल हैव टू रिजाइन एज अ रिजल्ट. राइट. सो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन डिक्लेयर हुआ है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है. Powers and functions of the chief minister. The chief minister is the real head of the state executive. Although गवर्नर के सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होता है, उनके अप्रूवल के बिना नहीं होता है, स्टिल मेन पर्सन गवर्नर है. बट वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सबसे बड़े पर्सन जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं. द गवर्नर हु इज द ऑफिशियल हेड. ऑफिशियल हेड कौन है? वो गवर्नर है. एक्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइज. वो भी किससे एडवाइज करते हैं? डिस्कशन किससे करते हैं? सीएम से करते हैं. ही इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. के बीच में ब्रिज होता है सीएम. ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू हिम. कौन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है? चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड दे नीड टू आंसर हिम.
His resignation, amounts of the resignation of entire ministry. His main powers are to direct the ministry and determine its policies. क्या काम है? अपने मिनिस्ट्री को हैंडल करना, उनको सजेशन देना, उनको डायरेक्ट करना और पॉलिसीज़ बनाना. टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना, ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा स्टेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए रूल्स बन रहे नहीं बन रहे. टू एलोकेट, रीएलोकेट और टेक बैक पोर्टफोलियोज फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स, राइट. तो एलोकेट करना किसको? मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो अलॉट करना. ऑल्दो फाइनल अप्रूवल गवर्नर का होगा, बट गवर्नर भी किससे डिस्कस करते हैं? चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं. तो चीफ मिनिस्टर एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो को. इसके अलावा रीएलोकेट करते हैं. उनको लगता है कि ये पर्सन ये वर्क में प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो को रीएलोकेट भी किया जाता है और टेक बैक द पोर्टफोलियोज, वापस भी लिया जाता है, राइट. ये किसका काम है? सीएम का काम है. टू कोऑर्डिनेट विद वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना भी सीएम का वर्क है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या पावर्स हैं? अभी हमने गवर्नर की पावर डिस्कस की, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सीएम पावर्स एंड देन फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स. द थ्री मेन कैटेगरीज आर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. मिनिस्टर्स में भी कैटेगरीज हैं. कौन सी? कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है और डेप्यूटी मिनिस्टर्स की है. ईच कैबिनेट मिनिस्टर is in charge of an independent department of the government such as education, health, industry, agriculture. Each such department is called a portfolio. तो एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है या उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो भी दिए जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो. जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए और एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हो गए. सो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, इसी को पोर्टफोलियो दिया जाता है. तो उससे रिलेटेड फिर जो एमएलएज होते हैं वो इनको रिपोर्ट करते हैं. ईच सच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. देयर फंक्शन इज टू रन द डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस नेसेसरी बिल्स इन द असेंबली एंड गेट द अप्रूवल. इनको अप्रूव कराना भी इनका काम होता है, राइट. सो नाउ इट्स टाइम टू कम टू द ग्लॉसरी व्हिच इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, कंसर्न्ड विद मैनेजिंग, मेकिंग प्लान्स एटसेट्रा, ये होता है एग्जीक्यूटिव. काउंसिल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड टुगेदर फॉर कंसल्टेशन, दिस इज कॉल्ड काउंसिल. वेलफेयर क्या होता है? द जनरल हेल्थ, हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन, an animal, etc. And then external means connected with the outside of something, right. Now quick review. The three organs of government are executive, legislature and judiciary. Each state has legislative assembly, or we can say Vidhan Sabha, where the elected representative of people called MLAs make laws. In election, a political party whose candidates win the most number of constituencies get the majority and form the government, right. So जिसको ज़्यादा सीट मिलती है उसको बुलाया जाता है कि आप मेजॉरिटी है पार्टी में और आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए. द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी बोलते हैं. एंड रेस्ट आर कॉल्ड opposition, right children. Now we have the question answer session. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. First one is the chief executive authority of a state rests with chief executive authority. किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है, right. So I am darkening this circle. B and rest you need to dark on your own as per the answers. The head of the state council of minister, कौन होता है head? चीफ मिनिस्टर होते हैं. द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, अपर हाउस है विधानसभा और
legislative council. An order issued by governor when parliament is not in session, this is known as ordinance. How many types of organs our government has? It has 3 type of organs: local, state and national. Fill in the blanks. Options have been given to you. The first fill up is the government of the entire country is known as union government. Entire country और central level पे जो करती है उसको central government और union government बोलते हैं. Next is the upper house is called the विधान परिषद. upper house को विधान परिषद बोलते हैं. The member of the विधान सभा elect from among themselves as a speaker. तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसको आपस में इलेक्ट करते हैं? स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट विधानसभा इन उत्तर प्रदेश हैविंग 404 मेंबर. एंड द लास्ट फिल अप इज next is say if the given statement is true or false. First statement, each state in India has the legislative assembly. This is correct. Every state has legislative assembly क्योंकि ये लोअर हाउस होता है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ डिफाइंड स्टेट में ही है. द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द ऑपोजिशन. दिस इज फॉल्ड. उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है. ऑपोजिशन में जो माइनॉरिटी होती है, माइनर पार्टी होती है, वो होती है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है. And the governor of the state, the chief minister and the council of minister form the executive organ of the government. This is true. Next is answer the following question. First question, how are Vidhan Sabha members elected? Vidhan Sabha के members कैसे elect होते हैं? So Vidhan Sabha members are elected through a process called direct elections. Direct election में elect होते हैं where eligible voters in each constituency vote for their preferred candidates. तो लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो अपने कैंडिडेट्स को वोट करती है. द कैंडिडेट हु रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकम इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन विधानसभा. और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विनर होता है और वो विधानसभा का मेंबर बनता है. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज एडवोकेट जनरल एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीइंग वन? एडवोकेट जनरल कौन होते हैं और क्या क्राइटेरिया है? आंसर इज एडवोकेट जनरल इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट का एक लीगल एडवाइजर होता है. ही और शी रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन लीगल मैटर्स एंड प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट. मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years और बीन एन एडवोकेट फॉर अ हाई कोर्ट फॉर 10 years. पहला कंडीशन या तो एक तो वो सिटीजन होना चाहिए और या तो जुडिशरी में 10 साल उसने ऑफिस में वर्क किया होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट में 10 years उसने वर्क किया होना चाहिए. सो दैट पर्सन कैन गो फॉर एडवोकेट जनरल. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अ बिल बिकमिंग एन एक्ट? एक बिल को एक्ट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं? So answer is a bill becoming an act after being introduced. पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर डिबेट होती है, फिर अमेंडमेंट होते हैं एंड अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. दोनों हाउसेस में अप्रूव होता है. कौन करता है? लेजिस्लेचर के दोनों हाउस यानी विधानसभा विधान परिषद से. एंड रिसीविंग असेंट फ्रॉम द गवर्नर. और उसके बाद अगर गवर्नर भी उसको अप्रूव कर देते हैं तो फाइनली वो एक एक्ट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर? इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 147. यू कैन नोट इट फ्रॉम देयर. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट legislature. Answer is state legislature is top law making group at the state level, has 2 parts, legislative assembly and समटाइम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल. हर स्टेट में दोनों हाउसेस नहीं होते हैं. किसी में लेजिस्लेटिव असेंबली तो मैंडेटरी है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट्स में है. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर elected by the people and council members are chosen differently.
State legislature makes laws, approve budgets and watch over the state government. तो ये state legislative के ऊपर एक short note है. So children, that's it for this chapter. Who have understood well the concept of the state government, we will meet in the next class. Till then, stay connected. Bye and take care.